हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू वीएम क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 3 जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही हैं, जहाँ पे हम 2012 से लेके 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट जो हैं वो आपके अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको भी देख लीजिए। तो ये चैनल जो है आपको प्रिपेयर कराएगा यूजीसी नेट होम साइंस के लिए, और जितने भी आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी आपको जो है वो प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे बेस्ट अप्रोचेस बताई जाती हैं कि आपने कैसे स्टार्ट करना है, आपने कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। इससे पहले जो 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे, उसमें आपको पढ़ाने के साथ साथ हमने पीवाईक्यू जो सॉल्व कराए हैं विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराए हैं, और बहुत अच्छे से सॉल्व कराए हैं। अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं बच्चों के, तो आप उनको देख लीजिए पहले, और वहाँ पे पूरी अप्रोच भी बताई है कि आपने कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो इस चैनल पे हम आपको क्या कराने वाले हैं, इस चैनल पे आपको जितने भी यूजीसी नेट जेआरएफ सेट की प्रिपरेशन तो कराई ही जाएगी, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी कराई जाएगी। पीवाईक्यू सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। प्रॉमिस किया है मैंने आपको कि मैं आपको फुल जो है वो सिलेबस कवर कराऊंगी। मॉक टेस्ट भी होंगे, आपके लाइव क्लासेस भी होंगी, प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे, और जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ आपके रहने वाले हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। जैसे जैसे चैनल ग्रो करता है, जैसे जैसे बच्चों की रीच बढ़ती है, तो जितने भी मैंने आपसे प्रॉमिस किए हैं मैं सारे जो है फुलफ़िल करूँगी। तो चलिए अब आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3, जिसमें पहला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ अ मास मीडिया, ऑल मास मीडिया आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो मैंने आपको जब पहले भी पढ़ाया, जो पार्ट कवर कराए हैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड, उसमें भी बताया है कि जब भी आपने असर्शन रीज़न का क्वेश्चन करना है, आपने उसको 2 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इन्होंने यहाँ पे पूछा क्या है, आपने उसका मतलब समझना है, और नॉट का, विदाउट का, एक्सेप्ट का, ओनली का, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो इन्होंने कहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ अ मास मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो मास मीडिया है, और जितना भी मास मीडिया है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता है। तो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। तो इसका जो है आंसर है वो आपका है, बोथ हे एंड आर करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो मास मीडिया ही होता है, और जितना भी मास मीडिया होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता है। सोशल मीडिया भी होता है, आपका डिजिटल मीडिया भी होता है, इंटरनेट मीडिया भी होता है। तो ये सही है। आपने हमेशा क्वेश्चन में नॉट का, विदाउट का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मीडिया होता क्या है आपका, आपको ये पता होना चाहिए। ये चैप्टर, ये जो आपका कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है, वहाँ से पूछा गया है। मीडियम हो गया आपका माध्यम, आपका जो भी कम्युनिकेशन करना है आपने लोगों से, किस तरह से करना है, आपका मीडिया क्या है, आपका माध्यम क्या है, आप किस तरह से लोगों को अपना मैसेज देना चाहोगे, आपका पर्पस क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, आपने कैसे उन तक रीच करना है। तो एक जो भी मीडिया है आपका, वो एक तरह से आपका कोई भी चैनल हो सकता है, कोई टूल्स हो सकते हैं जिनके थ्रू आप जो है इन्फॉर्मेशन को दूसरों के पास डिलीवर करते हैं। आपके जैसे मीडिया की एग्जांपल रहती है आपका न्यूज़पेपर, आप मास यहाँ पे जो मास रहता है ना, वो मतलब आपका रहता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन जो रहती है, कि आप उन तक किस तरह से अपना मैसेज पहुँचाते हो। ठीक है, तो मीडिया आपका जो न्यूज़पेपर रहते हैं, मैगज़ीन, बुक्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, आपका इंटरनेट, आपका सोशल मीडिया, आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपका यूट्यूब। ठीक है, तो ये फर्दर कैटेगरीज़ में आगे डिवाइड है कि कौन सी चीज़ कहाँ, कौन से मीडिया में फ़ॉल करती है। तो पहली बात तो आपको मीडिया का पता होना चाहिए। जो मीडिया है वो आपके लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, आपके लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है मिडल। आपका लैटिन वर्ड मीडियस से आया है, MEDIUS। ठीक है, आपके लैटिन वर्ड मीडियस से आया है, जिसका मतलब होता है मिडल या फिर इंटरमीडिएट। मतलब जो आपका एक तरह से माध्यम है, जो आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपका मैसेज पहुंचाने के बीच में जो काम करता है। ठीक है, ये आपका आता है मीडिया। अब इन्होंने कहा है कि सारे मास मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होते। हाँ भाई, नहीं होते, लेकिन बताओ ना क्यों नहीं होते, रीज़न भी बताओ आप। देखो, सारे मास मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होते, क्योंकि आपके आपके पास मीडियाज़ की जो है वो फर्दर टाइप्स होती हैं। ठीक है, मीडिया की क्या टाइप है, एक तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, दूसरी आपकी रहती है पब्लिक मीडिया। ठीक है, एक आपका पब्लिक मीडिया होता है, एक आपका प्राइवेट मीडिया होता है। ठीक है, अब पब्लिक मीडिया वो मीडिया होता है जहाँ पे आपकी जो भी आपका जो मीडिया है वो किसके थ्रू ऑपरेट की जाती है, आपकी गवर्नमेंट और जो भी आपकी पब्लिक अथॉरिटीज़ रहती हैं वो आपकी ऑपरेट करती हैं पब्लिक मीडिया में। जैसे इसकी एग्जांपल आ जाती हैं, जैसे पब्लिक के जो है फंड्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, डोनेशंस होते हैं, जो भी किसी भी पर्पस के लिए प्रोवाइड की जाती हैं,
वो भी आपके पब्लिक मीडिया में आएंगे। प्राइवेट मीडिया में वो मीडिया आ जाते हैं जो प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं, ठीक है। फिर आप में आ जाता है आगे कम्युनिटी मीडिया। दो टाइप की मीडियास हमने पढ़ लिया, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक आपकी गवर्नमेंट ऑन करती है, प्राइवेट आपके जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो करते हैं। फिर आ जाता है आपका कम्युनिटी मीडिया। कम्युनिटी मीडिया में जो भी है वो आपकी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑपरेट करती है, कोई पर्टिकुलर एथनिक, कोई रिलीजियस या कोई कल्चरल या कोई आपका जोग्राफिक ग्रुप है, वो आपका जो है वो आपको जो है ऑपरेट करता है कम्युनिटी मीडिया में। फिर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया आ जाते हैं, जिसमें पहला आ जाता है आपका प्रिंट मीडिया, ठीक है। कौन सा आता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपको पता ही है। फिर कौन सा आता है, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में आपका कौन सी चीज़ें रहती हैं, जहाँ पे हम पेपर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे रिटन चीज़ें रहती हैं आपकी मैक्सिमम, जहाँ पे प्रिंटिंग की फॉर्म में कंटेंट को डिलीवर किया जाता है। जैसे आपकी बुक्स हो गई, बुक्स आपकी प्रिंट मीडिया में आएंगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्वेश्चन पूछा है तो आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर वो प्रिंट मीडिया का क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर प्रिंट मीडिया में आपकी एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे कि आपको प्रिंट मीडिया की कौन सी एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर रहने वाला है, मैगजीन्स रहने वाली हैं, कोई ब्रोचर्स रहते हैं, कोई पैम्फलेट्स रहते हैं, कोई बुक्स हैं, फ्लायर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो रिटन फॉर्म में होती हैं वो रहती हैं आपकी प्रिंट मीडिया में, ठीक है। इनकी अलग ही इनका हर चीज़ का अपना अपना एडवांटेज होता है। इसमें भी ड्यूरेबिलिटी होती है, हर चीज़ की क्रेडिबिलिटी होती है। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट, आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ पे वो मीडिया जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने पढ़ लिया प्रिंट मीडिया क्या है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, आपके मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ हो रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, आपके फर्दर इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जहाँ पे आप एजुकेशन भी ले रहे हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन और आप अभी यूट्यूब से मुझे सुन रहे हैं, मेरी क्लास ले रहे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आपका जो माध्यम है वो, मेरा मैसेज जो है वो आपके तक पहुंच रहा है एक मोबाइल फ़ोन से, आप लेक्चर ले रहे हैं या लैपटॉप से ले रहे हैं, तो ये आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद आता है आपका डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में आपका आता है डिजिटल, मैं लिखूंगी नहीं, आप मेरे जो है बोलने पे ध्यान दीजिए। तो डिजिटल मीडिया में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आज बहुत ही कॉमन है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है किसी तरह का कंटेंट क्रिएट करने के लिए, चीज़ों को स्टोर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, अपना कंटेंट जो है एक बार अपलोड किया उसको वापस एक्सेस करने के लिए। तो डिजिटल मीडिया में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, आपका इंटरनेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका सोशल मीडिया, जितने भी आपका सोशल मीडिया है ना, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका और बाकी स्नैपचैट और भी जितनी एप्लीकेशंस आप चलाते हैं वो सारा डिजिटल मीडिया में आएगा, आपके डिजिटल मीडिया में फर्दर सोशल मीडिया के अंदर, ठीक है। मोबाइल फ़ोन भी आपकी एक एग्जांपल डिजिटल मीडिया की ही रहने वाली है। तो इसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं आपके, कि आप लोगों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी कर पाते हैं, आप अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेशन कर पाते हैं, आप डिजिटल मीडिया के हेल्प से जो है अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर सकते हैं और दूसरों से इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, जागरूकता के लिए, ठीक है। तो इस तरह के आपके जो हैं वो मीडियाज़ रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया मास मीडिया क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, फिर फर्दर उसके अंडर सोशल मीडिया। तो इस तरह से हम जो है अपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और यही सेम अप्रोच आपने भी फॉलो करनी है जब आप अपने जो है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी शोन टू एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ वेरिएबिलिटी। रीज़न दिया है, अगर एक वेरिएबल कांस्टेंट है विद नो वेरिएबिलिटी, उसमें वेरिएबिलिटी नहीं है, तो उसमें जो कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, वो इवनली डिफाइंड नहीं होगा। तो ये आपको रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया है और आपके जो है कोरिलेशन से पूछा गया है। तो यहाँ से आपको ये भी पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है वो टेस्ट से पूछे जाते हैं। मैंने पुराने वाली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि आप यहाँ से ये असेस कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं, ठीक है।
तो कोरिलेशन पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि असर्शन दिया है कि जो एग्जिस्टेंस है कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है वो तभी शो करेगा जब उनके बीच में वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती होगी, और अगर एक वेरिएबल कांस्टेंट है तो वेरिएबिलिटी उसमें नहीं होगी, तो कोफिशिएंट जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो भी इवनली डिफाइन नहीं होगा। तो ठीक है, तो इसका क्या आपके पास आंसर रहने वाला है? इसका आंसर जो है वो ए ही पार्ट है। तो इन्होंने इसका आंसर जो है वो ए ही पार्ट है, दोनों ही चीज़ें सही हैं कि हाँ भाई, अगर कोरिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में तो ही तो ही आएगा अगर वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ओनली व्हेन देयर इज़ अ वेरिएबिलिटी, तो अगर एक वेरिएबल कांस्टेंट है लेकिन अगर वेरिएबिलिटी नहीं है तो कोफिशिएंट कोरिलेशन भी इवनली डिफाइंड नहीं आएगा। तो अभी मैं इसको आगे बताती हूँ और क्या यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। यहाँ से और क्वेश्चन पुट होते हैं कि जब आपको एक एग्जांपल दे दी जाएगी और बोलेंगे कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है कि नहीं है, या कोई वैल्यू दे दी जाएगी, तो इसमें से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कि जो भी आपका पेयरसन का कोफिशिएंट कोरिलेशन रहता है उसको उसमें क्या असेस करते हैं। तो जैसे दो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल ली थी मोबाइल और जो है एडिक्शन, मोबाइल ले लो या फिर हेडेक ले लो, ठीक है, हेडेक ले लेते हैं दूसरी एग्जांपल। अब हमने सैंपल कलेक्ट किया, अपने डेटा कलेक्ट किया, तो हमने मोबाइल के बीच में जब ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे तो हेडेक होगी, ठीक है, कोई वैल्यू हमारी जब हम स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं, कोरिलेशन पेयरसन कोरिलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालते हैं, तो कोई वैल्यू आती है जो हमें बताती है कि कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है या कोरिलेशन नेगेटिव है। तो अगर आ जाता है कोरिलेशन पॉजिटिव आ जाता है, बोलते हैं कि हाँ मोबाइल फ़ोन और हेडेक जो है वो इंटर रिलेटेड है, इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, एक चीज़ दूसरे को चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, अगर ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो ज़्यादा हेडेक होती है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं जो हमको क्या बताता है, एसोसिएशन बताता है दो वेरिएबल्स में। अब दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन्स हैं और हेडेक है, ये आपस में वेरिएबल्स हो गए, तो ये क्या बताता है, एसोसिएशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या बताता है हमको, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बताता है बिटवीन वेरिएबल्स में। तो इसमें ज़्यादातर जो है वेरिएबल्स के जो बीच में रिलेशनशिप रहता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, चाहे वो क्या बोलते हैं वो कि डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव में जा रही है या फिर नेगेटिव में जा रही है। तो ये कैसे पता लगता है कि डायरेक्शन पॉजिटिव में जा रही है कि नेगेटिव में जा रही है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है। जैसे नेगेटिव के लिए -1 रहता है और पॉजिटिव के लिए सिर्फ 1 रहता है। अगर -1 आता है तो नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, अगर 1 आता है तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर और यहाँ से अब यहाँ से कोफिशिएंट कोरिलेशन का क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से काई स्क्वायर का पूछ लेंगे कि काई स्क्वायर क्यों यूज़ करते हैं, टी टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, या फिर और किसी तरह का क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है। तो ये ज़्यादातर हमारे जो है रिसर्च से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ शुगर कुकरी इन मेकिंग ब्रिटल। अब कैसे बनाया जाता है शुगर कुकरी, ये होता क्या है, पहले ये आपको सिर्फ ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, शुगर मेकिंग ब्रिटल। तो ये आपका रहता है, जैसे आपने देखा होगा कैंडी मेकिंग, कैंडी कैसे बनाते हैं आपने देखा होगा, एक ऐसे सर्कल सा कुछ मशीन होती है, उसमें शुगर डालते हैं और फिर जो है शुगर जो है वो इवेपोरेट होकर के एक जैसे कैंडी जैसी बनाते हैं, कॉटन कैंडी बनाते हैं। तो यही बोला है उन्होंने कि इसकी क्या स्टेजेस रहती हैं शुगर कुकरी ऑफ मेकिंग ब्रिटल की। तो जितनी भी आपकी जो भी कैंडी आप बनाते हैं शुगर के साथ मिक्स करके, तो उसको एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे बनाया जाता है, उसमें एक बॉइलिंग वाटर का ज़्यादा नहीं थोड़ा ही इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसको हम जिसमें हम कोल्ड वाटर कैंडी टेस्ट यूज़ करते हैं। एक तरह से शुगर सिरप जो है उसमें कुक किया जाता है, पानी जो है वो बॉयल करके फिर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन उसमें इंक्रीज़ कर दिया जाता है और टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी तो आपको यहाँ किसी खाली स्टेजेस पूछा गया है या कि कैंडी मेकिंग की स्टेजेस क्या है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल जो है मेकिंग ब्रिटल हो गया आपका कैंडी मेकिंग स्टेजेस, ठीक है। कैंडी मेकिंग कैसे, एक तरह के कैंडी मेकिंग बनाई जाती है शुगर का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले तो आपका रहता है यहाँ पे थ्रेड स्टेज, ठीक है, 2 थ्रेड स्टेज, यहाँ पे इसको थ्रेड स्टेज भी कहते हैं, 2 थ्रेड स्टेज भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से आपका रहने वाला है ये आंसर बी वाला, कि सबसे पहले हमारे पास थ्रेड स्टेज होती है। थ्रेड स्टेज में क्या रहता है हमारा, अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो थ्रेड स्टेज है कैंडी मेकिंग स्टेजेस की, उसमें जो है शुगर कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है। तो इस वाली स्टेज में जो पर्टिकुलरली है वो शुगर कॉन्सेंट्रेशन रहता है आपका 80%। कितना शुगर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, 80% आपका शुगर कॉन्सेंट्रेशन रहता है।
अभी तो यही पूछेंगे, मे बी उससे नेक्स्ट टाइम में पूछ लेंगे आपसे कि जो भी आपकी शुगर मेकिंग की, कैंडी मेकिंग की थ्रेड स्टेज है उसमें कितना टेम्परेचर रहता है। तो 230 डिग्री फ़ारेनहाइट से 235 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इस वाली स्टेज में और क्या होता है, इसमें टेम्परेचर जो है वो लो ही रहता है, लॉट ऑफ वाटर यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, लिटिल वाटर जो है वो यूज़ होता है। तो उसी फिर उसको कुछ कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस, इतना हमको नहीं जाना है, बस हमको इसमें इतना ही रखना है कि जो थ्रेड वाली स्टेज है कुकिंग कैंडी मेकिंग में, उसमें कितना जो है वो आपका शुगर कॉन्सेंट्रेशन और फ़ारेनहाइट यूज़ होता है। फिर इसके बाद आपकी आ जाती है आपकी सॉफ्ट बॉल स्टेज। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाती है थ्रेड मेकिंग के बाद आपकी आ जाती है थ्रेड वाली स्टेज के बाद आपकी आती है सेकंड सॉफ्ट बॉल स्टेज। सॉफ्ट बॉल स्टेज में कितना आपका रहता है शुगर कॉन्सेंट्रेशन, वो रहता है आपका 85% शुगर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और टेम्परेचर आपका 235 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका रहता है 240 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, इतना आपका टेम्परेचर रहता है। इसमें जो शुगर जो सिरप है वो ठंडे पानी में डाला जाता है, फिर एक उससे जो है ठंडे पानी में उसकी जो एक बॉल जैसी बनाई जाती है, सॉफ्ट बॉल बनाई जाती है। थ्रेड वाली जो स्टेज थी उसमें क्या किया जाता था कि एक पानी में डाल करके उसको एक टेम्परेचर पे मेल्ट करते थे उसको शुगर को। अब इस सेकेंड वाली स्टेज पे जो है उसको जो भी आपका जो सिरप है उसको कोल्ड वाटर में डाल के उसकी एक सॉफ्ट सी फ्लेक्सिबल सी एक बॉल बना लेते हैं ठंडे पानी में डाल के। ठीक है, तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ होते हैं, उस पर हमने नहीं जाना है। फिर आपकी आ जाती है फर्म बॉल स्टेज। थर्ड आपकी आती है फर्म बॉल स्टेज। एक मिनट, थर्ड आपकी आ जाती है फर्म बॉल स्टेज। पहले आपकी थी टू थ्रेड, फिर आपकी आ गई थी सॉफ्ट बॉल, फिर अब आती है आपकी फर्म बॉल स्टेज। फर्म बॉल वाली स्टेज पे कहता है आपका शुगर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, आपका रहता है शुगर कॉन्सेंट्रेशन 87%, और आपका टेम्परेचर रहता है 245 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से आपका 250 फ़ारेनहाइट तक। कितना रहता है, 245 डिग्री फ़ारेनहाइट से 250 फ़ारेनहाइट तक। इस पहले वाली स्टेज से हमने क्या किया था, कोल्ड वाटर में डाल के थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सा एक बॉल बनाया था, सॉफ्ट बॉल बनाया था। इस वाली में हमने क्या करना है, इसमें भी हमने जो है इस वाली स्टेज में भी यही है कि फर्दर आपको ये वाला जो सिरप है जो भी आपने एक बॉल से निकाला उसको दूसरे और कोल्ड वाटर में डालना है, थोड़ा ज़्यादा वाले कोल्ड वाटर में डालना है, और वो फिर एक तरह से सॉफ्ट बॉल से कन्वर्ट हो जाएगी फर्म बॉल में। और इस वाली स्टेज में ज़्यादातर आपके बनते हैं कैरेमल्स। जितने भी आपके शुगर कैरेमल्स होते हैं वो कौन सी स्टेज में बनते हैं, ये आपको ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम पे कि जो भी आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एज सेम रिपीट हो गया है, और अगर इस क्वेश्चन से कुछ पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनर तो वो यही चीज़ पूछेंगे, या तो इनके जो है शुगर कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेंगे पर्टिकुलर स्टेज की, या टेम्परेचर पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे कि जो फर्म बॉल है उसमें स्टेज में क्या कुक किया जाता है। तो जितने भी कैरेमल्स हैं आपके, जो शुगर कैरेमल्स रहते हैं आपके, वो आपके कुक किए जाते हैं फर्म बॉल स्टेज में। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी हार्ड बॉल स्टेज। ठीक है, पहले आपने देखना है, पहले सॉफ्ट है, सॉफ्ट के बाद फर्म आएगा, फर्म के बाद हार्ड आएगा। ठीक है, आपकी आ जाती है हार्ड बॉल स्टेज। ये आपको ऐसे हार्ड क्रैक सॉफ्ट क्रैक कंफ्यूज के लिए दिया है, ज़्यादातर तो आपकी ये स्टेजेस ही रहती हैं। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा है, अगर इससे और डीप क्वेश्चन निकलेंगे तो इसी तरह के निकलेंगे। अब आपकी कौन सी स्टेज है, हार्ड बॉल स्टेज। शुगर कॉन्सेंट्रेशन हार्ड बॉल स्टेज में रहती है आपकी 92%, और आपका टेम्परेचर रहता है 250। जैसे जैसे स्टेजेस भी इंक्रीज़ होंगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, तो क्योंकि टेम्परेचर तो इसके लिए बढ़ाना ही है ना उसको, सिरप को और लिक्विड करने के लिए। 265 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका टेम्परेचर रहता है। इस स्टेज में जो है वो सिरप जो है वो थिक ही हो जाएगा, जैसे एक धागा होता है ना रोपी थ्रेड्स जैसा, वैसा हो जाएगा, और वो लिक्विड ही हो जाएगा, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लिक्विड ही हो जाएगी। ठीक है, इसमें हार्ड क्रैक में जैसे ऐसे धागे की तरह और चम्मच से वो नीचे गिरने लगेगा जैसे होता है। ठीक है, तो उसमें जो है मॉइस्चर भी कम रहेगा, तो फिर उसको हमने जो सिरप है ना उसको हमने कोल्ड वाटर में डाल देना है और वो हार्ड बॉल बन जाएगी। जैसे लिक्विड ही सीरम है तो जैसे ही ये कोल्ड वाटर में जाएगा वो हार्ड बॉल बन जाएगी। ठीक है, तो बॉल जो है वो हार्ड रहेगी, तो वो जो है स्टिल अपनी जो शेप है अगर हम उसको स्क्विश करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। जैसे इसकी एग्जांपल रहती हैं आपकी मार्शमैलो, देखा है आपने मार्शमैलो, जितने भी गम्मीज़ रहती हैं आपकी गम्मीज़ जो रहती हैं आपकी जेली वाली
और रॉक कैंडी, इसकी ये वाली एग्जांपल्स हैं। फिर आपका आ जाता है सॉफ्ट क्रैक स्टेज, नेक्स्ट वाली। पहले हमने कोई कितनी स्टेजेस करी इसकी, यहाँ पे तो आपको कुछ ही पूछी है, लेकिन पहली स्टेज आपकी है आपकी थ्रेड स्टेज, सेकंड आपकी सॉफ्ट बॉल स्टेज, थर्ड आपकी फर्म बॉल स्टेज, फोर्थ आपकी है हार्ड बॉल स्टेज, फिर आपकी आ जाती है सॉफ्ट क्रैक स्टेज। तो यहाँ पे तो आपको कौन कौन सी दिया है कि पहला आपका दिया है कि 2 थ्रेड है, फिर आपका सॉफ्ट बॉल है, फिर आपका आ जाता है फर्म बॉल, फिर आपका सॉफ्ट क्रैक और फिर आपका हार्ड क्रैक। सॉफ्ट क्रैक स्टेज में भी आपको 95 डिग्री कॉन्सेंट्रेशन रहता है, 270 से आपका 290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपका जो है वो रहता है आपका टेम्परेचर। सॉल्ट वाटर, टैफ़ी और जो भी बटर स्कॉच है ना आपका, वो ये वाली स्टेज में कुक किए जाते हैं सॉफ्ट क्रैक स्टेज में। ठीक है, सॉफ्ट क्रैक है। सॉफ्ट बॉल में और सॉफ्ट क्रैक में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सॉफ्ट क्रैक अलग है। सॉफ्ट क्रैक आपका फर्म बॉल के बाद आएगा, फर्म बॉल के बाद आपका जो है वो आएगा हार्ड बॉल स्टेज है, हार्ड क्रैक स्टेज नहीं है। तो आपकी जितनी भी स्टेजेस हैं वो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एंड में वो वाली सारी स्टेजेस फिर से रिवाइज कराऊंगी। सॉफ्ट क्रैक स्टेज है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका जो शुगर कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ज़्यादा है सॉफ्ट बॉल से। ठीक है, तो बटर स्कॉच, जो सॉल्ट वाटर, टैफ़ी जो भी आपके रहते हैं बड़े मज़े से खाते हैं, तो वो आपकी जो है सॉफ्ट क्रैक वाली स्टेज पे आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है हार्ड क्रैक स्टेज, उसमें शुगर कॉन्सेंट्रेशन 99% रहती है और जो भी है आपका टेम्परेचर है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से 310 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पूछा। लास्ट स्टेज आपको हार्ड क्रैक दी है ना इसमें, तो ये वाली स्टेज में आपका कितना रहता है 99%। और इसकी बड़ी ही एग्जांपल है जो है अच्छी है, वो है आपकी टॉफ़ी। टॉफ़ी कितनी हार्ड होती है, जैसे हम खाते हैं टक करके आवाज़ आती है ना, टूटती नहीं है आसानी से, तो वो किसकी एग्जांपल है आपकी हार्ड क्रैक स्टेज की। और इसमें और कौन से आ जाएंगे आपके लॉलीपॉप्स, जो बच्चे लॉलीपॉप्स खाते हैं ना चूस चूस के, टूटते नहीं हैं, दांत से भी तोड़ो तो टॉफ़ी और लॉलीपॉप्स किसकी एग्जांपल है आपकी हार्ड क्रैक की। ठीक है, आपने क्या क्या याद रखना है, आपने हर स्टेज की जो है शुगर कॉन्सेंट्रेशन याद रखनी है, टेम्परेचर याद रखना है और आपने एग्जांपल्स भी याद रखनी है। तो आपने साथ साथ में नोट डाउन करना है, आपने कॉपी पेन लेके बैठना है और आपने हर चीज़ साथ साथ में नोट डाउन करनी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सिर्फ 5 ही स्टेजेस दी हैं, लेकिन हार्ड क्रैक के बाद भी जो है वो आपकी स्टेज आ जाती है जहाँ पे आपका क्लियर लिक्विड स्टेज रहती है। ठीक है, लिक्विड स्टेज, क्लियर लिक्विड स्टेज। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है 320 रहता है फ़ारेनहाइट में और शुगर कॉन्सेंट्रेशन आपकी पहुँच जाती है 100। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है पानी को बॉयल करते हैं और जितना भी शुगर है, लाइट एम्बर है, उसको कलर दिया जाता है, बस इसमें कलर होता है। कैरामलाइजेशन जो है ना, कैरामलाइजेशन शुगर, जो भी ब्राउन लिक्विड शुगर होती है, ब्राउन कलर में जो भी शुगर हो जाती है टेम्परेचर में हीट करने से, उसको हम कैरामलाइजेशन कहते हैं। ये ज़्यादातर जो भी कैंडी बनाते हैं हम उनमें यूज़ होता है। फिर आपका आ जाता है लिक्विड, क्लियर लिक्विड स्टेज के बाद ब्राउन लिक्विड स्टेज, लिखूँ मैं यहाँ पे ब्राउन लिक्विड स्टेज। ठीक है, फिर आपका आ जाता है बर्न्ट शुगर फेस। बहुत सारी स्टेजेस है इसमें, आपको थोड़ी ही पूछी हैं, मे भी आपको आगे पूछ सकते होंगे, तो यही रहती हैं आपकी ज़्यादातर स्टेजेस। बर्न्ट शुगर फेज में जो रहता है कि अगर शुगर ज़्यादा जल जाती है तो उसका बर्न्ट जैसा टेस्ट आता है, तो ये ठीक है। तो भाई ये था आपका क्वेश्चन, हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, हमने इसको पढ़ के स्किप करके आगे नहीं चले गए हैं, हमने याद नहीं रखा इसको क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले आपने रखना है थ्रेड मेकिंग से, थ्रेड वाली स्टेज से ये स्टार्ट होता है और इसकी फर्दर बहुत सारी स्टेजेस हैं। तो आपको अगर ये समझ नहीं आया है, आप मैं जल्दबाजी में पढ़ा रही हूँ, तो आप वीडियो को स्लो मोशन में लगा के देख लीजिए और एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। जब मैंने अपना प्रिपरेशन की थी अपने UGC नेट के लिए, अपने GRF के लिए, तो मैंने भी सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही वाली अप्रोच जो है वो यूज़ की थी और मैं आपको भी यही बता रही हूँ। 23 मिनट्स हो गए हैं और अभी तक हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग आर द कम्युनिटी सर्विसेज ऑफर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। कौन कौन सी जो है कम्युनिटी सर्विसेज जो हैं वो, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले पार्ट का रिपीट हो गया है, तो इसमें जो है आंसर है सोशल नहीं है, सोशल इसका आंसर नहीं है, बाकी इसके सारे जो हैं वो हैं इसके आंसर। प्रोटेक्शन भी है, ट्रांसपोर्ट भी है और आपका जो है वो कम्युनिकेशन भी इसका आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस पार्ट में, तो ये वहाँ से क्वेश्चन रिपीट आ गया है।
नेक्स्ट है आपका फॉर अ सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर द कम्युनिटी स्टेट द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन। हमने कौन से स्टेप्स लेने हैं, हमने एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम को जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने उसको जो है आउटकम देखने हैं, उसका क्या एक सक्सेसफुल आउटकम आया है न्यूट्रिशन प्रोग्राम का एक कम्युनिटी के लिए। तो सबसे पहले क्या रहता है आपका अप्रोच, आप कौन सा ऑप्शन ढूंढने की इसमें से कोशिश करोगे। जब मैंने सॉल्व नहीं किया था तो मैं सबसे पहले ऑप्शन ढूंढती थी ऑब्जेक्टिव। हाँ भाई, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी है। हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव ढूंढने से पहले जो है हम ऑब्जेक्टिव कैसे फ्रेम करते हैं, हमेशा हमारे पास एक सिचुएशन रहती है, हमारे पास एक एनालिसिस रहता है, एक पॉपुलेशन रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है ऑब्जेक्टिव से पहले। तो उसके बेसिस पे जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं। और हालांकि यहाँ पे जो है पहले एफ़ नहीं कहीं पे भी दिया हुआ है, तो अगर एफ़ होता तो हम जल्दबाजी में एफ़ मार करके आगे निकल लेते, हम बाकी की स्टेजेस पढ़ते ही नहीं। तो आपने गलती नहीं करनी है, आपने एक एक स्टेज को अच्छे से एनालाइज करना है। और जैसे आप अपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन है और आपको उन्होंने पेन पेपर भी तो दिया ही होगा ना, तो आपने स्क्रीन पे ही क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपने एक एक स्टेज को पढ़ना है। आपको लगता है कि पहले कौन सी स्टेज आएगी, आपने वो अपने पेपर पे मार्क करनी है, ठीक है। तो आपने पूरी जो है स्टेजेस का एक सीक्वेंस जो है 1 2 3 या ABCD जिस फॉर्म में भी दिया होगा वो आपने पूरा लिखना है और उसको एनालाइज करना है। फिर देखना है कि कोई सेंस बनती है, फिर जाके आपने क्वेश्चन को मार्क करना है, आपने जल्दबाजी में नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चे ज़्यादातर स्क्रॉल करते हैं, कोड्स देखते हैं और ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, कोड्स देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर सही भी अगर सॉल्व किया होगा तो गलत मार्क करके आ जाते हैं। तो आपने हमेशा जो है वो सीक्वेंस जो है वो किस पे नोट डाउन करना है, आपने पेपर पे नोट डाउन करना है, फिर उसको देख करके आपने कोड्स में मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने जैसे अब आपको दे दिया है इन्होंने सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव से पहले मैंने क्या कहा आपको कि हमेशा जो है वो आपकी सिचुएशन रहती है कि हमने किस चीज़ को देख के ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने हैं। डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंट कोई चीज़ नहीं करेंगे, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज भी हम डायरेक्ट नहीं देंगे। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन या फिर फीडबैक का ऑप्शन है तो वो हमेशा एंड में रहता है, यहाँ से भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन है वो एंड में रहेगा। तो यहाँ से आपने जो है वो यहाँ से एलिमिनेट कर दिया और आपने ये वाले से गैस कर लिया कि हाँ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जो है लास्ट में रहेगा, या फिर फीडबैक का ऑप्शन रहता है वो भी लास्ट में रहता है। प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम हमने प्रायोरिटाइज करनी है, प्रॉब्लम किसकी प्रायोरिटाइज करनी है पहले वो भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो इसका कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा आइडेंटिफाई टारगेट से। आपने हमेशा टारगेट करना है पॉपुलेशन को कि आपने एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाना है तो चलाना किसके लिए है, आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन क्या है। या फिर आपकी कभी कभी यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोग्राम दे करके ना दे करके कुछ और स्टेटमेंट दी होती है, तो आपने तब भी देखना है कि कोई इस तरह का ऑप्शन तो नहीं है जो ऑब्जेक्टिव से पहले फॉल करता है या प्रॉब्लम देखने से पहले फॉल करता है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आपने हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। तो इसका आंसर है आपका, यहीं से देख लिया होगा जब आपने इस तरह के अप्रोच लगाते हो ना तो एक ही ऑप्शन से आपको पता चल। तो आपने जिसके लिए भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने किसके लिए हैं, उसके लिए तो आपके पास एक टारगेट होना ही चाहिए। जैसे मे भी आपने न्यूट्रिशन प्रोग्राम एडल्सेंट के लिए चलाना हो या प्रेग्नेंट वीमेन के लिए चलाना हो, तो फिर उसके बाद आप देखोगे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी एक एडल्सेंट की या एक प्रेग्नेंट लेडी की, तो उनमें से प्रॉब्लम में से आपने एक प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज़ करना है कि पहले हमने उनका एनीमिया लेवल जो है वो कम करना है या उनका आयरन डेफिशिएंसी दूर करनी है। एक प्रॉब्लम को आपने प्रायोरिटाइज़ करना है टारगेट को आइडेंटिफाई करके, फिर आपने ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करना है, फिर ऑब्जेक्टिव को आपने सेट करना है। आपने पहले ही ऑब्जेक्टिव नहीं सेट कर लेंगे बिना पॉपुलेशन देखे, बिना उनकी प्रॉब्लम्स देखे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं यही गलती करती थी। मुझे लगता था कि पहले ऑब्जेक्टिव ही आते तो ऑब्जेक्टिव को ही मार्क करेंगे, लेकिन हमने सीखा है गलतियाँ करके, तो मैं आपको भी वही चीज़ सिखाऊंगी। फिर आप आ जाएगा मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, उन तक रिसोर्स पहुंचाएंगे, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल उनको एनीमिया डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी है तो उन तक उनकी टेबलेट्स को पहुंचाया जाएगा। उनके लिए जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होंगे वो चलाए जाएंगे, इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, और एंड में हम देखेंगे कि मॉनिटर और इवेल्युएट करेंगे कि क्या जो है आउटकम आया। आउटकम देखना है हमने, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया। आउटकम हमेशा देखने के लिए तो आपको क्या ही करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा चीज़ों को और इवेल्युएट करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा कि क्या है आउटकम। तो ये वाली अप्रोच रहती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन लिस्टेड बिलो। इस तरह का क्वेश्चन जो है इसी वाले पेपर में तीसरी बार पूछ लिया गया है। सेम क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से तो तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा है। और मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है मैंने पार्ट 1 में जो है वो मैंने बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। उस पर एटलीस्ट मैंने 10 to 15 मिनट जो है एक क्वेश्चन पे इन्वेस्ट किए हैं। तो वहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर हमने फर्दर वहाँ पे एटलीस्ट हमने 6 to 7 क्वेश्चन और आगे एक्सप्लेन किए थे, और वो सारे के सारे अब तक एग्ज़ाम में पूछे थे। तो मैं फिर से आपको इंसिस्ट कर रही हूँ, अगर आपने ये वाले पार्ट से पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी ज़रूर देख के आइए। और हमने इससे पहले भी एक पेपर जो है वो सॉल्व करा लिया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना मैनेजरियल फंक्शन का, तो इसका बहुत ही कॉमन सा एब्रीविएशन रहता है, वो रहता है आपका पॉज्ड कॉर्ब। आपने ये वाला एब्रीविएशन जो है, आपने ये वाला जो है इसका याद रख लिया ना, तो आपको ये वाली स्टेजेस में तो कन्फ्यूजन होगी नहीं। सबसे पहले आपका पी से आ जाएगा प्लानिंग। देखिए कहाँ पे है आपका प्लानिंग, 2 ऑप्शन में आपका प्लानिंग है, ये एलिमिनेट कीजिए। प्लानिंग ओ से आपका क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे भी है। फिर आपका आ जाएगा एस से आपका स्टाफिंग, यहाँ पे भी है। फिर आपका आ जाएगा डी से क्या, डायरेक्टिंग। अब ये है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, डायरेक्टिंग। फिर सी ओ से आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, आर से आपका आ जाता है रिपोर्टिंग, और बी से आपका आ जाता है बजटिंग। ठीक है, बजटिंग तो ऑल्दो यहाँ पे है, यहाँ पे क्यों गड़बड़ होगी, 1 मिनट। अच्छा सॉरी, इसका आंसर तो यही वाला है, बी वाला है, क्योंकि एफ एंड में है ना, तो बजटिंग भी एंड में ही आएगा। ठीक है, तो क्या एब्रीविएशन है आपका, पॉज्ड कॉर्ब, ये आपका एब्रीविएशन है। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे अगर आपको ये वाला याद है। तो अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व किया था, उन्होंने दे दिया था प्लानिंग की क्या स्टेजेस रहती हैं, ठीक है, और दिया था इम्प्लीमेंटिंग के कौन कौन से फंक्शंस रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और आप पुराने पार्ट देखिए, उसमें इससे भी अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं मैनेजमेंट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर अप्लाइंग द फॉलोइंग इन द गारमेंट। तो गारमेंट में हम किस तरह से जो है लेयर्स को अप्लाई करते हैं, पहले हम इंटरलाइनिंग लगाते हैं या इंटरफेसिंग, अंडरलाइनिंग, लाइनिंग, तो क्या क्या यूज़ करते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन आपको जो है टेक्सटाइल वाले से पूछा गया हुआ है कि जितने भी गारमेंट्स के जो हैं लेयर्स हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं, किस सीक्वेंस में अप्लाई होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको गारमेंट कंस्ट्रक्शन वाले से पूछा गया है कि जब भी हम जो भी है गारमेंट में लेयर्स अप्लाई करते हैं वो किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो भी है इसका आंसर है आपका ये वाला। सबसे पहले हमारे पास होता है इंटरफेसिंग, ठीक है, इंटरफेसिंग सबसे पहले रहता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास अंडरलाइनिंग, मैं 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन भी करूँगी। फिर आता है इंटरलाइनिंग, और फिर आता है आपका लाइनिंग। ये होती क्या चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई गारमेंट है, तो ये गारमेंट के अंदर इस तरह से लेयर्स अप्लाई की जाती हैं कि जब भी एक ह्यूमन बीइंग या एक इंडिविजुअल कपड़े को पहनता है तो ये विजिबल नहीं होती हैं। ये लाइनिंग्स जो है वो कपड़े के अंदर ही छुपी रहती हैं, ये वो वाली लाइनिंग्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आपका लहंगा, ठीक है, एक लहंगा है, आपके ऊपर वाला फैब्रिक जो है एम्ब्रॉयडर फैब्रिक है, आपको वही वाला दिखेगा, उसके अंदर क्या है आपको नहीं दिखेगा। उसके अंदर कितनी सारी लाइनिंग्स होती हैं, 3-4 लाइनिंग्स होती हैं उसके अंदर। सबसे पहले आपको उसके अंदर जो है इंटरफेसिंग दिया रहता है। इंटरफेसिंग आपका क्या होता है, एक तरह से सपोर्ट फैब्रिक होता है जो कि एक मोर जो है कपड़े को एक स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है वो आपके शर्ट्स वगैरह में भी यूज़ किया रहता है, जो भी आपका इंटरफेसिंग है। इंटरफेसिंग क्या है मैं आपको बता रही हूँ। इंटरफेसिंग जो है ये क्या करता है, आपको स्टेबिलिटी देता है फैब्रिक को। क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। ये सबसे पहले अप्लाई किया जाता है। ये और कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपके कॉलर्स में यूज़ होता है। कॉलर्स के अंदर जो भी फैब्रिक आपका रहता है, जैसे फ्यूजिक होती है, कफ्स के अंदर रहता है आपका। कफ्स को आपने मोटा करना होता है ना, तो कफ को आपने एक स्टेबिलिटी देनी होती है कि भाई जब हमने बटन बंद करने तो एक स्टेबिलिटी वो अकड़ा हुआ जैसा रहे, ठीक है। वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम इंटरफेसिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। वेस्ट बैंड पे भी हम यूज़ करते हैं, जैसे बेल्ट हम बनाते हैं ना, कमर की बेल्ट बनाते हैं ज़्यादातर गर्ल्स की फ्रॉक्स में, वहाँ पे भी ये इंटरफेसिंग यूज़ होता है। इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आ जाता है आपका अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़ा कोई है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, कोई नेट का फैब्रिक है, और यहाँ फिर कोई टिश्यू है जो ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, तो उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, लाइनिंग लगाते हैं, एक सेपरेट लेयर्स लगाते हैं,
ठीक है, जिससे क्या होता है जो ऊपर वाला फैब्रिक है हमारा वो जो है वो उसके हमारे जो है बॉडी पार्ट्स ना दिखें, तो इस वजह से हम उनके लाइनिंग्स जो हैं वो अंदर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रहता है आपका लाइनिंग। फिर आपका और क्या है, नेक्स्ट आपका आ जाता है अंडरलाइनिंग के बाद आपका आ जाता है इंटरलाइनिंग। इंटरलाइनिंग क्या है आपका, इंटरलाइनिंग जो है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कपड़े को वार्मथ देने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरलाइनिंग, जैसे कोट है ना, कोट का बाहर का कपड़ा रहता है आपका लेदर, और अब हमने विंटर में जो है इसको गर्म भी तो करना है, लेदर थोड़ी खाली गर्म होगी, तो इसके अंदर हम क्या लगा लेंगे, एक विंटर का कोई भी फैब्रिक लगा लेंगे जो कोई गर्मी देता है। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल रहती है इंटरलाइनिंग की। ठीक है, जैसे इसमें आपका आ जाता है फ्लीक। फ्लीक मतलब वही वुलन आपका आ जाता है, वुलन फैब्रिक, ऊन लगाई होती है या फ्लैनल लगाया होता है, ये इसकी एग्जांपल है। और नेक्स्ट है आपका फिर लाइनिंग। लाइनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लाइनिंग भी क्या रहती है, जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं कोई लाइनिंग फैब्रिक्स जो हैं, जैसे नेट वाला फैब्रिक है और उसके अंदर लाइनिंग और अंडरलाइनिंग का ज़्यादातर वो सिंपली ही रहता है। ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं लेयर्स। ये एक ही फैब्रिक के अंदर सारी भी हो सकती हैं और एक फैब्रिक के अंदर सिंगल सिंगल भी हो सकती है। तो ये आपकी क्या है, लेयर्स है, और कंस्ट्रक्शन गारमेंट से आपको ये पूछा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको रिपीट पे भी देखना और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिमूविंग लिपस्टिक स्टेन फ्रॉम द फैब्रिक। आप कैसे एक लिपस्टिक स्टेन को रिमूव करोगे फैब्रिक पे लिपस्टिक स्टेन लग गया है तो आप रिमूव कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको सीधा गर्म पानी से धो लोगे या उस पर जो है स्पॉन्ज करोगे विद ग्रीजी सॉल्वेंट, कोई भी जैसे ग्रीजी सा कोई भी सॉल्वेंट है, जैसे हमने लिपस्टिक है, कोई मैट लिपस्टिक आपके कपड़ों पे लग गई और उस पर हम जैसे वैसलीन से लगाते हैं, तो वैसलीन क्या है आपस में एक ग्रीजी सॉल्वेंट है, तो हम उस पर लिपस्टिक रगड़ेंगे तो वो लिपस्टिक निकल जाएगी। या हम स्टेन को ब्लीच करेंगे पहले, फिर उसको धो लेंगे और धूप में सूखने को छोड़ देंगे। अब रिंस इन हॉट वाटर एंड ड्राई इन सन, वो सबसे पहले तो करेंगे नहीं, वो हमेशा हम लास्ट में ही करेंगे कि हाँ पानी से कपड़े को धो लिया और वो, तो डी वाला ऑप्शन तो आप साइड वाले के लिए रख लो। ठीक है, आप श्योर हो कि डी वाला ऑप्शन जो है वो लास्ट में ही आएगा, तो इन दो को एलिमिनेट कर दो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए दिया है, सीधा हॉट सोपी वाटर में धो लोगे या फिर आप स्पॉन्ज करोगे विद ग्रीस सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आपके कपड़े को जो है लिपस्टिक का दाग लग गया तो आप क्या करोगे, उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे, ऑयल लगाओगे उस पर। ऑयल से क्या होगा, वो थोड़ी सी ग्रीस होके जो है उठने लगेगी वहाँ से, या फिर वैसलीन पुट करोगे। तो ये आपका रहता है आंसर, ये कि जो है उसको हम ग्रीजी सॉल्वेंट के साथ स्पॉन्ज से उठा लेंगे। जैसे ग्रीस हमने एक वैसलीन उस पर अप्लाई की और एक स्पॉन्ज से साथ उसको उठा लिया, इसलिए उठ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो है गर्म पानी से धो लेंगे सोप वाले साबुन से। फिर स्टेन को ब्लीच करेंगे, ब्लीच करने के लिए कुछ केमिकल्स या ऑक्सीडेंट्स रहते हैं। फिर हॉट वाटर में जो है उसको धो के और धूप में सूखने को छोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे ब्लीच द स्टेन दिया है तो यहाँ पे कभी कभी जो है वो आपको केमिकल्स दिए जाते हैं कि कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से यूज़ होते हैं मैं बताती हूँ आपको। जो भी आपके सॉल्वेंट्स रहते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी फैब्रिक पे कोई भी स्टेन लग जाता है, या फिर अगर कॉटन फैब्रिक के पे लग जाता है या लिनन फैब्रिक पे लग जाता है, पर्टिकुलरली टाइप्स भी दी जाती है सेलुलोज फैब्रिक पे या सिंथेटिक फैब्रिक पे, तो आप क्या यूज़ करोगे। तो लिपस्टिक के लिए तो सबसे पहले हमारा रहता है कि हम जो है फैब्रिक के, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सेलुलोसिक फैब्रिक्स हैं जैसे कॉटन है या लिनन है, तो हम उनको क्या करते हैं, एक पहले तो हमने उसको जो भी हमारा स्टेन जहाँ पर भी लग गया है तो हमने उनको स्टीप करके रखना है, भिगो के रखना है, किसमें, मिथाइलेटेड स्पिरिट में। ये सॉल्वेंट्स रहते हैं आपके। ठीक है, और फिर किसी भी डिटर्जेंट के साथ धो लेना है। कॉटन और लिनन के लिए भी सेम रहता है आपका, जो भी आपका वूल और सिल्क है उसके लिए भी सेम रहता है आपका मिथाइलेटेड स्पिरिट। और आपका जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें आपने क्या करना है, केरोसिन में धोना है, केरोसिन ऑयल या फिर टुरपेंटीन, इस तरह से कुछ होता है टुरपेंटीन, और फिर सोप से और गर्म पानी से धो लेना है। ठीक है, अब आपको कभी कभी लिपस्टिक का स्टेन पूछते हैं और आपको पूछते हैं टाइप्स ऑफ स्टेन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेन्स, कि कौन से आपके जो है वो आपके स्टेन्स रहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेन्स के आपको क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपको दे देते हैं एग्जांपल्स दे देते हैं, इसमें से एनिमल स्टेन कौन सा है, आप इसमें से वेजिटेबल स्टेन कौन सा है,
इसमें से मिनरल स्टेन कौन सा है, डाई और ये कौन सा है। अब नेल पॉलिश, लिपस्टिक और शू पॉलिश इस तरह के स्टेन लग गए तो ये किसके अंडर आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं वैक्स स्टेन्स। किसके अंडर आ जाते हैं, वैक्स स्टेन्स के अंदर, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं, अगर आपको पूछ लेते हैं कि ब्लड का स्टेन लग जाता है, ब्लड का स्टेन लग गया, एग्स का स्टेन लग गया, दूध गिर गया कपड़ों पे, या फिर मीट का दाग लग गया, चिकन का लग गया, तो ये किस में आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं एनिमल स्टेन में, ठीक है। एनिमल स्टेन में ये आ जाते हैं। फिर आपको पूछते हैं मिनरल स्टेन, जैसे रस्ट हो गई, जैसे जंक लग गई, आपने सेफ्टी पिन एक फैब्रिक पे चिपका के रखी और फिर आपने फैब्रिक को धो लिया और 2-3 हफ्ते बाद आपने देखा कि सेफ्टी पिन वहीं पे चिपकी हुई है और एक कपड़े पे रस्ट का दाग लग गया। लिखने वाली इंक, पेन का दाग लग गया, वो भी किस में आएगा, मिनरल स्टेन में। किसी मेडिसिन गिर गई, वो भी मिनरल स्टेन में आ जाएगा। अब डाई स्टेन्स आ जाते हैं आपके, डाई, ठीक है, DY आएगी, डाई स्टेन्स, मेहंदी का दाग लग गया, चॉकलेट का लग गया, कॉफ़ी का लग गया, वो फिर कॉफ़ी तो छूट जाएगी, वो क्या छोड़ जाएगी, अपना पिगमेंट छोड़ जाएगी वहाँ पे, तो ये वाले डाई स्टेन्स आ जाते हैं। बड़े सारे टाइप के आपके स्टेन्स होते हैं। जब मैं इन पे लेक्चर लेके आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि कलर के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे आपने कैसे स्टेन्स को आइडेंटिफाई करना है और आपने क्लासिफिकेशन कैसे करनी है स्टेन्स की, कि एनिमल स्टेन्स कौन से है, वेजिटेबल कौन से है, मिनरल, डाई, वैक्स, एसिडिक स्टेन्स एब्जॉर्ब हो जाएँ तो कैसे निकालने हैं। इस तरह के हर एक तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ब्लड का स्टेन लग गया तो आपने उसको गर्म पानी से धोना है कि ठंडे पानी से धोना है, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी ब्लड जो है आपस, ब्लड क्या है, एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है हीट होने पे कोagulate हो जाता है, तो वो वहीं पे सेट हो जाएगा, गर्म पानी से धोएंगे तो इसलिए हमेशा उसको ठंडे पानी से धोना है। इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम्पल दे करके यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि सारे स्टेन्स को और सारे उनके सॉल्वेंट्स को याद रखना मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ तो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ आर कलर क्लासीफाइड, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस। कलर कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, पहले सेकेंडरी आते हैं, फिर प्राइमरी आते हैं, फिर इंटरमीडिएट आते हैं, फिर टर्शरी या क्वार्टरनी, बाइनरी, प्राइमरी, बाइनरी कोई कलर होते हैं। आप मुझे कमेंट में भी बताना अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हैं, और आप मुझे ये भी बताना कि आपने किस तरह के जो मैं अप्रोच सॉल्व करने की लगा रही हूँ वो ठीक है, या और किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं और मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ। तो मुझे आप कमेंट में बता के अप्रिशिएट करें, या जो भी आपको लगता है कि सही है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो स्टूडेंट है मेरी वीडियोस देख रहे हैं और चैनल जो है वो ग्रेजुअली जो है वो ग्रो कर रहा है, बच्चों के पास पहुंच रहा है, और मैं खुद भी बच्चों को बोल रही हूँ आगे कि वो शेयर करें। तो जो इसका आंसर है वो आपका है, सबसे पहले तो हमारे पास होते हैं प्राइमरी कलर्स, ठीक है, फिर होते हैं सेकेंडरी, फिर इंटरमीडिएट, फिर टर्शरी और फिर क्वार्टनरी। अब यहाँ से बहुत 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 सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक कलर वाली, उससे कलर वाले चैप्टर से। कलर वाला एक ही हमारे पास टॉपिक है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से सीक्वेंस पूछ लिया गया है कि कलर कैसे जो है एक क्लासीफाई होते हैं। पहले हमारे पास प्राइमरी कलर होते हैं, फिर हमारे पास सेकेंडरी होते हैं, फिर इंटरमीडिएट होते हैं, और फिर टर्शरी और फिर क्वार्टरनी कलर। अब प्राइमरी कलर में कौन कौन से आपके आ जाते हैं, प्राइमरी कलर्स में आपके कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका रेड, फिर आ जाता है आपका येलो, और फिर आपका ब्लू। आप इसको याद रखो, BRY ब्राई, ब्लू, रेड, येलो, ये आपके आगे प्राइमरी कलर, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर आपके कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं आपके ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल, ठीक है। ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल आप याद रखो POG, पॉग से आप याद रखो क्या, आपके सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर कैसे बनते हैं, दो प्राइमरी को मिक्स करके आपस में आपके सेकेंडरी कलर बनेंगे। जैसे आप रेड येलो को मिक्स करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ऑरेंज बन जाएगा। आप येलो और ब्लू को मिक्स करोगे आपका ग्रीन बन जाएगा, और आप ब्लू और येलो को मिक्स करोगे तो आपका क्या बनेगा, येलो ब्लू को मिक्स करेंगे ग्रीन बनेगा, और रेड येलो को मिक्स करेंगे ऑरेंज बनेगा। इस तरह से जब आप दो कलर मिक्स करते हैं आपस में तो आपके बन जाते हैं सेकेंडरी कलर। और टर्शरी कलर आपके कैसे बनते हैं, जब आप क्या करते हो, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी को मिक्स करते हो। एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी को आप मिक्स करते हो तो आपका क्या बन जाता है, टर्शरी कलर। अब इंटरमीडिएट कौन से होते हैं और ये आपके क्वार्टरनरी कलर कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ।
इंटरमीडिएट आपके कलर हो जाते हैं, इंटरमीडिएट को ही शायद टर्शरी भी बोलते हैं। एक मिनट, इंटरमीडिएट से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंटरमीडिएट को ही आपके टर्शरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टर्शरी भी दे दिया हुआ आपको, लेकिन आपके जब हम एक प्राइमरी कलर को एक सेकेंडरी कलर के साथ मिक्स करते हैं तो वो हमारे इंटरमीडिएट कलर्स होते हैं। जैसे रेड और ऑरेंज को मिक्स करके रेड ऑरेंज बन गया, येलो ग्रीन को मिक्स किया तो येलो ग्रीन बन गया, या फिर येलो ऑरेंज को मिक्स करके येलो ऑरेंज बन गया। तो इस तरह से आपके जो है इंटरमीडिएट कलर रहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मैंने आपको बताया, जब हम दो वाले प्राइमरी कलर को मिक्स करते हैं तो हमारे सेकेंडरी बन जाते हैं। तो प्राइमरी तो हमारे पास होते ही हैं रेड येलो ब्लू कलर का, जिसको हम ब्राई से याद रखेंगे। पॉग से हमने याद रखना है इंटरमीडिएट कलर को, सेकेंडरी कलर को, और दो प्राइमरी को मिक्स करके सेकेंडरी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स करके टर्शरी या फिर इंटरमीडिएट बन जाते हैं। फिर आपके क्वार्टरनी वाले कौन से कलर होते हैं आपके, वो क्वार्टरनी कलर आपके वो कलर होते हैं जो आपके फर्दर दो टर्शरी को मिला के बनते हैं, ठीक है। दो टर्शरी को मिक्स कर लिया आपस में तो आपके जो है फर्दर क्वार्टरनी कलर्स बन जाते हैं, ठीक है। वो आपके रहते हैं क्वार्टरनी कलर। अब यहाँ से और कौन से क्वेश्चन पुट होते हैं, पहले तो आपको पूछ लेते हैं या प्राइमरी कलर कौन से हैं, सेकेंडरी कलर कौन से हैं, टर्शरी कलर कौन से हैं, बनते कैसे हैं, ठीक है। और यहाँ की बड़ी एक फेवरेट जो है यूजीसी वालों की कलर थ्योरी है, वो है मंसल की कलर थ्योरी है। वहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या दिया मंसल वालों ने, जो मंसल की कलर थ्योरी है, इनका पूरा नाम है एल्बर्ट एच मंसल। इन्होंने जो है 3 डायमेंशनल एक मॉडल 3D एक मॉडल दिया है कलर का, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि कलर्स में जो है वो एक ह्यू होता है, फिर होता है वैल्यू होती है उनमें, और क्रोमा होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें क्या होता है, प्लेन पेज था यहाँ पे, ह्यू क्या होता है, ह्यू होता है कलर, मतलब जैसे कोई भी कलर उसका नाम ह्यू हो गया, सिंपली एक कलर, जैसे रेड येलो, ठीक है। ये हो गया आपका ह्यू। अब कलर एक वैल्यू होती है कि कलर के अंदर कोई वैल्यू होती है, कलर कितना लाइट है या कितना डार्क है, कितना लाइट है कितना डार्क है, ये उसकी वैल्यू है। फिर आ जाता है क्रोमा। क्रोमा क्या है, क्रोमा होता है सैचुरेशन, कितनी इंटेंसिटी है कलर की, या ब्रिलियंस कितना है, ब्राइट कितना है या डल कितना है। लाइट और डार्क और ब्राइट और डल में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। लाइट और डार्क अलग चीज़ है, कितना ब्राइट है उसमें सैचुरेशन कितनी है, और वो कितना डल है उसमें कितनी ब्रिलियंस है, तो वो सारी आपकी किस में आएगी, क्रोमा के अंदर आएगी। और वैल्यू जो है वो आपकी लाइट और डार्क रहती है, और जो क्रोमा है वो आपका इंटेंसिटी और डलनेस रहती है, सैचुरेशन और या फिर ब्रिलियंस, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं मंसल के कलर थ्योरी में अंदर। और यहाँ पे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कलर, ठीक है, ये पूछा जाता है यहाँ से। और क्या पूछते हैं यहाँ से, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे आपको पूछेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो आपस में ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो आपने फाइंड आउट करना है, वो आपको एक दे देंगे, एग्जांपल्स दे देंगे और बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को फाइंड आउट करो। तो अगर आपको कलर्स नहीं आते हैं, आपको कलर नहीं पता है कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हैं, इंटरमीडिएट कौन से हैं, टर्शरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, तो अब जब भी आपको ये कलर दिखेगा तो आपने फटफट से क्या कर लेना है, एक चार्ट बना लेना है। वो कैसे बनाना है, आप सबसे पहले आपने एक बीच में ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अब ट्रायंगल के जो हैं वो 3 पार्ट कर लेने हैं। अब ट्रायंगल के बीच में आ जाएगा आपके सबसे पहले प्राइमरी कलर्स, जो है आपके येलो, ब्लू और आपके रेड। अब आपको पता है दो प्राइमरी को मिक्स करके क्या बनता है, सेकेंडरी बनता है। तो येलो और रेड को मिक्स करके क्या बन जाएगा, ऑरेंज बन जाएगा, ये आपने यहाँ लगा लेना है। फिर ब्लू और रेड को मिक्स करके क्या बन जाएगा, आपका पर्पल बन जाएगा, वो आपने यहाँ लगा लेना है। और फिर आपका ब्लू और येलो को मिक्स करके क्या बनता है, आपका ग्रीन बनता है, वो आपने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका बीच के ट्रायंगल में आपके आगे BRY प्राइमरी कलर्स, और फिर साइडों पे आपके आगे सेकेंडरी कलर। अब टर्शरी कलर कैसे बनते हैं आपके टर्शरी कलर्स बनते हैं एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स करके। अब येलो और ग्रीन को मिक्स करके क्या बनेगा, आपका येलो ग्रीन बनेगा, यहाँ पे 2 को मिक्स करके, ठीक है। ऑरेंज और रेड को मिक्स करके आपका रेड ऑरेंज बनेगा, रेड ऑरेंज यहाँ पे। और फिर ऑरेंज और येलो को भी मिक्स करके कुछ बनेगा इस तरह से,
तो इस तरह से आपने करके फिर आपने यहाँ पे जो है वो टर्शरी कलर्स बना लेने हैं और फिर यहाँ से आपने ऐसे करके फाइंड आउट करना है, ये हौच पौच हो गया सॉरी, ऐसे करके आपने फाइंड आउट करना है ऑपोजिट कलर कौन से हैं। जब मैं ये पढ़ाऊँगी ना मैं अच्छे से पूरा, जब मेरे पास डिजिटाइज और स्टाइलस आएगा तो मैं आपको ये अच्छे से कराऊँगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक हमने मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और 50 मिनट का वीडियो बन गया है। मैं देखती हूँ अगर अगले क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं तो, नहीं तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अरेंज कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग इन करेक्ट सीक्वेंस। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का क्या करेक्ट सीक्वेंस रहता है? आपने कोई किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप वहाँ से सीख रहे हैं तो क्या सीक्वेंस रहेगा? प्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोडक्शन हो जाएगी? नहीं। डायरेक्ट मोटिवेट, रिटेंशन, अटेंशन। मोटिवेशन कैसे आएगी? कैसे चीज़ों को रिटेन करोगे? सबसे पहले क्या होगा? अटेंशन। किसी चीज़ पे अटेंशन जाएगी, आपका ध्यान जाएगा, तो भी तो लर्न कर पाओगे। किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास उसके पास क्या जाना चाहिए? अटेंशन जानी चाहिए, उस पर्टिकुलर चीज़ पे इंटरेस्ट जाना चाहिए। फिर आप क्या करो, इंटरेस्ट सॉरी अटेंशन यहीं पे है तो यहीं से आपका आंसर पता लग गया। फिर आपका जब अटेंशन जाएगा तो फिर आप देखोगे कि कोई बंदा जो है कोई चीज़ बना रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पॉटरी बना रहा है, ठीक है, आपका वहाँ पे ध्यान गया। अब आपने उसको अटेंशन दिया, प्रॉपर आप सीख रहे हो क्या बनाया। अब उसने क्या बनाया वो आपने रिटेन किया अपने दिमाग में, ठीक है। फिर आपको जो है वहाँ से आपको लगेगा कि हाँ आप भी प्रोड्यूस करोगे ये चीज़ फर्दर, तो आप मोटिवेटेड हो जाओगे। तो आप इस तरह से अटेंशन लर्निंग करते हो, ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हो। ऑब्जर्वेशन लर्निंग की जो है थ्योरी किसने दी है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ही बता देती हूँ। जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है वो एल्बर्ट बंडूरा ने दी है, एल्बर्ट बंडूरा ने। और इन्होंने एक बहुत ही जो कॉमन है एक्सपेरिमेंट, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, वो कंडक्ट कराया था, ठीक है। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो है वो उन्होंने कंडक्ट कराया था। और इसकी फर्दर जो है वो स्टेजेस भी रहती हैं। तो इस तरह के स्टेजेस भी हैं उनकी, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन। प्रोडक्शन होगा यहाँ, तो फिर यहाँ पे प्रोडक्शन दिया होता है, कभी कभी रिप्रोडक्शन भी दिया होता है। तो ये स्टेजेस हैं एल्बर्ट बंडूरा की ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी की। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका जो इन्होंने दिया है वो है विकेरियस रीइंफोर्समेंट। इसी ऑब्जर्वेशन लर्निंग का ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, वो अभी तक पूछा नहीं है एग्जाम में, पूछेंगे। विकेरियस रीइंफोर्समेंट, विकेरियस रीइंफोर्समेंट, जिसका मतलब होता है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन फॉर अदर पीपल। मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है और एक एडल्ट है। एडल्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर है और चाइल्ड जो है उसको इमिटेट करता है, हर चीज़ करता है कि मैं भी बड़ा होकर इसी की तरह बनूंगा, और जो इसके मतलब एक्शंस हैं वो फॉलो करता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी विकेरियस रीइंफोर्समेंट में। मतलब हम इसमें क्या होता है, एक लर्नर है जो ऑब्जर्व करता है, वो किसी दूसरे के साथ, किसी रोल मॉडल के साथ खुद को आइडेंटिफाई करता है और चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, उसके बिहेवियर को इमिटेट करता है और ख़ुद को जो है वो रीइंफोर्स करता है। तो इस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ही अंदर आता है। तो इसको कहते हैं विकेरियस रीइंफोर्समेंट, जब एक इंडिविजुअल अपना एक रोल मॉडल को फॉलो करता है और उसकी तरह ही एक्ट भी करता है और उसी के पूरा इमिटेट उसको फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इज़। क्या है आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रोसेस का? ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग, सिचुएशन, रिकंसिडरेशन, इवैल्यूएशन। अब बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स पे चले जाएंगे डायरेक्ट देखने के लिए, तो नहीं, हमको पता है ऑब्जेक्टिव से पहले क्या आती है, हमेशा सिचुएशन आती है। हम सिचुएशन को देख के ही है उस पर उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका, आप पहले तो खुद सॉल्व करिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, फिर मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पे हमने नहीं जाना है, हमने देखना है उसके पहले जो है वो सिचुएशन रहती है कोई ना कोई। तो इसका आंसर जो है, पहले ये तो एलिमिनेट कर लो, टीचिंग पहले नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव्स भी पहले नहीं आएंगे, तो पहले क्या आएगा, सिचुएशन एनालिसिस आएगा। हम पहले सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, फिर हम सिचुएशन के एनालाइज करने के बाद ही ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो सी है। फिर उसके बाद टीचिंग करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे और फिर रिकंसिडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचायती राज सिस्टम इंस्टीट्यूशन इज द हायरार्की ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम ग्रास रूट अपवर्ड।
अपवर्ड पूछा, डाउनवर्ड नहीं पूछा है, अपवर्ड पूछा है। तो नीचे से लेके ऊपर तक ग्रास रूट से हमने जाना है। तो ग्रास रूट लेवल पे पहले कौन आ जाएगा आपका? सीधा सीधा आपके ग्राम सभा आ जाएगी। ग्राम सभा कहाँ है आपका? 2 ऑप्शन में, ये एलिमिनेट करो। अब देखो ग्राम सभा यहाँ पे भी है। ग्राम सभा के बाद क्या आएगा? ग्राम पंचायत आएगी या फिर आपका ब्लॉक आ जाएगा। तो ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत आती है, फिर ब्लॉक आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से और क्या क्वेश्चन पूछते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आप ही के बेनिफिट के लिए मैंने सोचा मैं अब जितने क्वेश्चन डाले हैं सारे करा देती हूँ। और पंचायती राज से और क्या क्वेश्चन पूछ, यहाँ से पूछते हैं पंचायती राज एक्ट कब आया था। तो पंचायती राज एक्ट जो है वो आपका आया था 1989 में। पंचायती राज एक्ट आपका 1989 में आया था। और ये किसके चलते आया था? ये आपका जो है 73rd, जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके तहत आया था आपका पंचायती राज एक्ट 1989। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैंने आगे भी क्वेश्चन ऐड किए थे, पर मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, फूड न्यूट्रिशन का है और बायोकेमिकल टेस्ट, 3 ही क्वेश्चन है, और ऐड ऑन करके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और तरीका पसंद आया हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, इसमें आप ही का बेनिफिट है। और थैंक यू सो मच।